और अब भारत के लिए एक अच्छी खबर आपको बता दें, और वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का दम देखा। उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर, भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था थे, लेकिन अब भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आगे 2.5 से 3 सालों के भीतर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दूसरी चाइना है, याद रखिए, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर जापान था, जिस पर अब भारत ने कब्जा जमा लिया है। और वो दिन दूर नहीं, 2.5 से 3 सालों का वक्त, जैसा कि कहा जा रहा है। जर्मनी को भी पछाड़कर भारत तीसरा स्टेटस हासिल कर लेगा, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का। शरद कोहली जी इस वक्त हमारे साथ, अच्छा, जाने माने इकोनॉमिस्ट, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर जब उसको फिलहाल के लिए रोका गया, इन तमाम चीजों के पीछे स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इनमें से एक ये भी थी कि एक लंबी लड़ाई में फंसना नहीं चाहता था भारत, क्योंकि सीधा सीधा इसका एक बैकफायर कर सकता था, एक बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता था। वो तमाम कंपनियां जो चाइना को छोड़ करके इस वक्त भारत आना चाहती हैं, भारत उनके लिए एक मुफीद जगह लगता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, उन तमाम चीजों पर असर पड़ता। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. And in this, the reason for the Prime Minister giving this call is this is a long haul and we have to do it for about 25 years. श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है, और उसी का परिणाम है कि कभी 11वें नंबर पे थे हम, मोदी जी के नेतृत्व में घटते घटते हम 5वें पे आए और अब 4थे पे पहुंच गए। जल्दी तीसरे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1, भारत रहेगा नंबर 1। भाई पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें, 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आया कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, यार उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए, साहब लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे है, कितना पीछे है। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? आप समावेशी विकास के सूचकांक पर कहां पाते हैं? कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी व्यक्ति जो विवेचना करे वो आर्टिकल 39C जो भारतीय संविधान का है उसको एक बार पढ़ ले। आय की असमानता क्यों इतनी बढ़ रही है, ये सारी चीजें एक ट्रैजेक्टरी पे चलनी चाहिए। जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोहली जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपसे पूछना तो ये चाहती थी कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर इस उपलब्धि को इस वक्त आप कैसे देखते हैं? मैं यही पहला सवाल पूछना चाहती थी आपसे, और ये भी कि कौन कौन से ऐसे फैसले रहे जिनका ये असर आप देख रहे हैं मोदी सरकार ने जो लिए। लेकिन मैं अब थोड़ा, मेरा सवाल बदल गया विपक्ष को सुनने के बाद, इसलिए मैं अब आपसे अब ये पूछना चाहती हूं कि क्योंकि आम आदमी को समझ आना चाहिए, जो विपक्ष वाजिब सवाल उठा रहा है कि फिर वो केस शेप रिकवरी, फिर वो बेरोजगारी, जरा उस पर भी बताइए। एमएसएमई, 45 साल की बेरोजगारी, पर कैपिटा इनकम, हंगर इंडेक्स, ये तमाम चीजें उठाते हुए सवाल दागे गए कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसे जब हम तमगे हासिल कर लेते हैं तो क्या ये उपलब्धि किस प्रकार से इसमें फायदा पहुंचाएगी? नमस्कार आशा और न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। मैं अभी सुन रहा था बयान विपक्ष के जो माननीय प्रवक्ता दे रहे थे, और आपने भी जो बात बोली। देखिए, अर्थव्यवस्था जब 4.189 पर पहुंच गई है
ये सच है कि हम चौथे नंबर पर आ गए हैं, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, जो मुद्दा आपने उठाया, ये तो अब जग जाहिर हो गया कि हम चौथे नंबर पर आ गए। पर इन्होंने जो बात करी, जो भी ये विपक्ष के माननीय बोल रहे थे कि क्या उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था पे तो फर्क पड़ा है। 2014 में हम आशा $2 ट्रिलियन पर थे, आज 11 साल में हम 4.1 यानी कि डबल हो गई। मेरा तो सीधा सवाल है कि 2014 में जो परिवार अपने आप को जहां देखता था, आज वो परिवार अपने आप को वहां देखता है कि नहीं देखता है, ये देखने वाली बात है। देखिए, उसके बाद आबादी बहुत बड़ी है, आज हम 140-45 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। पर यह सच है कि सरकार ने जो नीतियां लागू करी, जो पॉलिसीज लागू करी, वो जमीनी तौर पर काफी हद तक कारगर रही। और सबसे बड़ी उपलब्धि की मैं बात करता हूं, मैं जितनी पॉलिसीज की लिस्ट तो आशा बहुत लंबी है, शायद बाकी के आपके बुलेटिन का सारा समय अगर मैं सिर्फ नाम लेने में लगाऊं तो शायद नाम लेने में चला जाए। मैं 2 चीजें उल्लेखनीय यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। पहला, जो सरकार ने बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च किया है, 100 लाख करोड़ से भी ऊपर, सड़कें बनी, हाईवेज बने, रोड्स बने, एयरपोर्ट्स बने, रेलवे स्टेशन बने, पोर्ट्स बने, इससे लोगों को रोजगार मिला, लोगों के घर पैसा पहुंचा, एमएसएमईज को बढ़ावा मिला, लोगों की आमदनी बढ़ी। और एक नीति आयोग ने, आपको याद होगा, कुछ समय पहले एक नया पैमाना निकाला था जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि किसी की गरीबी का आकलन आप कैसे करते हैं, आप उसके बैंक बैलेंस से करते हैं या वो जो लाइफस्टाइल जीता है, उसको हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं, उसको खाने पीने की चीजें मिलती हैं कि नहीं, उसको न्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं, उसके बच्चों को एजुकेशन मिलती है कि नहीं मिलती। इसको हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। 25 करोड़ आशा उसमें से लोग निकलकर बाहर आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके बैंक बैलेंस भर गए हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि वो लोग अमीर बन गए हैं। जो अमीरी और गरीबी की खाई है वो बरकरार है। देखिए, ये तो आपको विकसित नहीं, इस पर तो शरद जी फिर मुझे ये जोड़ना चाहिए ना कि वो तो उस पर ये भी सवाल उठता है कि भाई आप गरीब किसे मान रहे हैं, कितना रुपया कमाने वाला आपके देश में गरीब माना जा रहा है। मैं उसी पर आता हूं। आपको मैं एक अपना निजी एग्जाम्पल देता हूं। मैं किसी गांव में अभी गया 3-4 दिन पहले, वहां मैंने किसी शख्स के बैंक में 10,000 रुपए पड़े थे। मैंने पूछा आपके बैंक में कितने पैसे पड़े? वो कह रहा 10,000 रुपए, और अमूमन 5-10 हजार के बीच में रहते हैं। मैंने कहा आपको कोई दिक्कत? उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हमारा गुजारा चल जाता है। थोड़ी देर बाद मैं दूसरे शख्स के पास गया जिन्होंने कमाया था 5 लाख रुपए, उनके बैंक में पड़े थे। क्योंकि मैं पता ही वो करा था, उन्होंने बता दिया मुझे, तो वो इनकम टैक्स का चक्कर नहीं था, तो उनको बताने में कोई शर्म नहीं आई। 5 लाख वाले ने मुझे कहा आशा कि हम तो बाबूजी गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास अपना बड़ा मकान नहीं है, यहाँ हम 2 कमरों में देखिए 8 आदमी रहते हैं, फर्श पे सोते हैं वगैरह वगैरह। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पर जैसे शहर के बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं वैसे स्कूल में नहीं जाते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा। तो 5 लाख बैलेंस वाले ने अपने आप को गरीब कहा और 10,000 बैलेंस वाले ने अपने आप को संतुष्ट बताया। तो देखिए, गरीबी की परिभाषा आशा रिलेटिव है। हम और आप मान लीजिए मिडिल क्लास में आते हैं, तो हम और आप भी, हम कहां पर आपकी संतुष्टि आती है? मिडिल क्लास वाला और ऊपर जाना चाहता है, और ऊपर वाला और ऊपर। मूल बात यह है कि सरकार ने जो नीतियां लगाई 2014 के बाद, क्या वो कारगर सिद्ध हुई? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया को मैं बहुत बड़ा इनिशिएटिव मानता हूं आशा, कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को बुला के एप्पल के आईफोन के बारे में बोला कि 25% टैरिफ लगाएंगे अगर आपने इसको भारत से बनवाया। इसका मतलब भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर, इसकी बुरी चीज हम निकाल देते हैं, बुरी चीज जो थी वो सबको पता है। अच्छी चीज ये थी कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर आज अमेरिका भी लोहा मानने लगा है कि भारत में ये सामान बनाया जा सकता है। एक जमाना था हम नट बोल्ट भी नहीं बनाते थे आशा, आपको पता होगा, खासकर डिफेंस के जो रिवॉल्वर पिस्टल होती है उनके नट बोल्ट, आज हम 25,000 करोड़ का। एक चीज बताइए, कोई देश जब इस तरीके से तरक्की करता है उसका फायदा आम जन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है उसको? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मेरे हिसाब से आम जनता तक पहुंचने में, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर हम कॉन्स्टेंटली 6-7% तक ग्रो करते रहें तो कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। और ये मैं अपने कोई कैलकुलेशन पे नहीं कह रहा हूं, आपको मैं जितने विकसित देश हैं जिसमें यूके है, यूएस है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड, इटली, बहुत लंबी लिस्ट है, उनकी हिस्ट्री और उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री आशा मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि हम चाहें कि 10-15 साल में बदलाव आया है अमीर गरीब की। आज भी मैं आपको देखिए, तो मतलब दोनों चीजें हैं, विपक्ष के सवाल भी अपनी जगह है, लेकिन सरकार कर रही है, हो सकते हैं जी, और उसका फायदा हमें आने वाली जनरेशन में जरूर, बिल्कुल आपने बिल्कुल अंग्रेजी में बोलते हैं, यू हिट द नेल ऑन द हेड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।